बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइकिल क्या है? अच्छा देखिए, बिजनेस साइकिल क्या है? द टर्म ट्रेड साइकिल इज डिफाइंड एज द पीरियोडिक। अच्छा, बिजनेस साइकिल हो या ट्रेड साइकिल हो या इकोनॉमिक साइकिल हो, इन सब की बात एक ही है। आप इसी में से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो हम ये चीजें आपको स्लाइड्स के अंदर बता रहे हैं, इसी में से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्लियर है? तो बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल क्या है? जैसे हम अब इसकी जो डेफिनेशन हमने लिखी है, द टर्म ट्रेड साइकिल इज डिफाइंड एज अ पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, पीरियोडिक मतलब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? अगर हम बात करेंगे पीरियोडिक, ठीक है, तो हमने दो फ्लो पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे? हमने फ्लो पढ़े थे। एक फ्लो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि एक होता है फ्लो वेरिएबल और एक क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम क्या है? फ्लो वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल मतलब क्या है? कि नेशनल इनकम किसी पर्टिकुलर टाइम पर मेजर की जाती है। नेशनल इनकम क्या की जाती है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेजर की जाती है। तो इसलिए वो एक सर्टेन गोइंग ऑन प्रोसेस नहीं है, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हम करते हैं। जिस चीज को हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? फ्लो वेरिएबल कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? तो फ्लो वेरिएबल बेसिकली क्या है? फ्लो वेरिएबल वो होता है जो किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप चीज मेजर करते हो। जैसे हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर किसी पाइप से किसी टैंक के अंदर पानी फिल हो रहा है, पानी भर रहा है, तो आप उसको मेजर करते हो कि भाई 5 मिनट में कितना पानी चला गया, 10 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, क्योंकि वो जो फ्लो है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जा रहा है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं तो वो फ्लो वेरिएबल कहलाता है। और जब हम किसी एक कांस्टेंट चीज को मेजर कर रहे होते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो स्टॉक वेरिएबल कहलाता है। तो यहां बात हो रही है द टर्म ऑफ ट्रेड साइकिल इज डिफाइंड एज द पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, जो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्लक्चुएशन आती है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो फ्लक्चुएशन आ रही है, लाइक कि चेंज आ रहा है। फ्लक्चुएशन मतलब क्या है? चेंज। फ्लक्चुएशन मतलब क्या है? चेंज, जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज आता है। अब इकोनॉमी है, हम जब डेफिनेटली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात कर रहे हैं? कि इकोनॉमी के अंदर टाइम टू टाइम चेंज आता है। इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है? टाइम टू टाइम चेंज आता है। वो चेंज क्यों आ रहा होता है? वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी अप्स एंड डाउन होती है। ऐसा कभी भी ना ऐसा लाइफ में होता है। अगर आप लाइफ में भी देखें तो लाइफ के अंदर कोई भी फेज आपका जो है ना, वो क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। ना तो अगर आप खुश हैं तो वो खुशी परमानेंट है, ना गम परमानेंट है, ना सेहत परमानेंट है। तो कीप चेंजिंग। हर हर खुशी के बाद गम, हर गम के बाद खुशी, हर आसानी के बाद मुश्किल, हर सेहत के बाद बीमारी, और इसी तरह से लाइफ में फ्लक्चुएशन आती हैं और अप्स डाउन आते हैं। और इन्हीं अप्स डाउन को अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो ये अप्स डाउन क्या कहलाते हैं? ये फ्लक्चुएशन कहलाते हैं। कभी इकोनॉमी में, अभी हम बात करेंगे, बूम होगा, कभी रिसेशन होगा। ये हम डिस्कस करेंगे बूम क्या होता है, रिसेशन क्या होता है। तो कभी इकोनॉमी में बूम होगा, कभी रिसेशन होगा, कभी डिप्रेशन होगा, या ट्रफ होगा, या कभी रिकवरी होगी। बेसिकली ये सब चीजें हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बता रही होती हैं कि मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो बेसिकली कभी बहुत अच्छी इंप्लॉयमेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छी तरह से सेल्स हो रही है, सबको इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, बिजनेसेस चल रहे हैं, लोग हैप्पी हैं, ग्रोथ हो रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, तो ये बूम आ जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन होता है, तो इसको हम बिजनेस साइकिल से बताते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है? द टर्म ऑफ ट्रेड साइकिल इज डिफाइंड एज द पीरियोडिकल फ्लक्चुएशन। ये नहीं कि तो वट एवर हम उसको मेजर नहीं कर रहे, हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर उसको मेजर कर रहे हैं तो उस फ्लक्चुएशन को हम क्या कहते हैं? उस फ्लक्चुएशन को हम कहते हैं ट्रेड साइकिल। तो ये पीरियोडिकल फ्लक्चुएशन ऑफ नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट क्या है? नेशनल इनकम, एग्जैक्टली जीडीपी भी वही जो गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? नेशनल आउटपुट। अच्छा, नेशनल आउटपुट अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है ये जो इतनी जल्दी जल्दी हमारे
पाकिस्तान के अंदर तो चेंजेस आ जाती हैं, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें जो डेवलप इकोनॉमी है उनके अंदर ये चेंजिंग इतनी तेजी और इतनी जल्दी से नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होता है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द टेंडेंसी फॉर द वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेसिकली हम जीडीपी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, इकोनॉमिक। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीडीपी। ये सबको क्लियर है कि उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी। सच एज एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड प्राइजेस टू प्रोसीड इन अ सक्सेस कंटिन्यू ऑफ द बूम एंड स्लम, ऑल्सो कॉल्ड ट्रफ या डिप्रेशन कहते हैं इसको। ये उसके फेजेस हैं जो जिनको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस साइकिल हमें क्या बताता है, बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल या ट्रेड साइकिल हमें बताता है जो इकोनॉमी में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो चेंजिंग आते हैं। कभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी स्लो हो जाती हैं, कभी दोबारा से उठती हैं, तो उन चेंजेस को हम ट्रेड साइकिल में करते हैं। अगर अच्छा, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है भाई, इकोनॉमिक ट्रेड साइकिल में इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू द लेवल ऑफ आउटपुट। डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय द सेक ऑफ रिवॉर्ड, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहलाती है कि एक आप क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। डेफिनेटली क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मनी आपका कंसिडरेशन होगा। आप वॉलंटरली कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। वॉलंटरली एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे होते बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू द लेवल ऑफ आउटपुट, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, शेयर प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, शेयर प्राइस, एम्प्लॉयमेंट एंड द कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। द डिफरेंट फेजेस ऑफ द ट्रेड साइकिल आर लेबल एज ए बी। हम अभी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो ट्रेड साइकिल, तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे कि वो जो ट्रेड साइकिल होता है उसके अंदर किस तरह से उसका कर्व बन रहे होते हैं, विच रिप्रेजेंट बूम, रिसेशन, ट्रफ एंड रिकवरी। बेसिकली तीन मेजर आप फेजेस कह लें जो कि क्या होते हैं, बूम आता है, रिसेशन आता है, रिकवरी आता है और ट्रफ होता है। अच्छा, बूम एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताता है जब बहुत ज्यादा इकोनॉमी अपनी पीक पर होती है, इसको पीक भी कहते हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सेल हो रही होती है, मार्केट सही से होती है, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट सही काम कर रही होती है। रिसेशन क्या होता है कि जब बूम एक पॉइंट आ जाता है उसके बाद वो रिसेशन की तरफ, यानी कि डाउनफॉल, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाती है, इंडस्ट्रियां बंद होना शुरू हो जाती हैं और लोग अनएम्प्लॉयड होने लगते हैं और इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, तो उसको रिसेशन कहते हैं। ट्रफ क्या होती है, ट्रफ एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाती है। इसकी मिसाल ग्रेट डिप्रेशन की मिलती है, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन 1930 या 29 के एंड के अंदर जो आया था, उसके अंदर इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ था, लोगों ने बहुत ज्यादा खुदकुशियां की थी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई थी और लोग कोई भी जॉब्स नहीं फाइंड कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो एक इकोनॉमिक सिचुएशन को जब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लोगों में फैल जाए और लोग जो है वो खुदकुशियों की तरफ चले जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रफ या डिप्रेशन। बूम एंड रिसेशन कैन लास्ट फॉर द सेवरल मंथ। जो बूम है ना वो ज्यादा लॉन्ग और इवन ईयर चल सकता है, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं चलता। कि जब बूम है या रिसेशन है वो मंथों में चलता है या ईयर में चलता है। एंड कम टू एंड, नो टू ट्रेड साइकिल आर क्वाइट सेम। ना तो दो ट्रेड साइकिल सेम हो सकते हैं, लाइक जिस तरह पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट एक सर्टेन मंथ में हुई थी, इसी दफा इस साल भी हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये अनप्रिडिक्टेड होता है, ठीक है। तो कोई दो ट्रेड साइकिल सेम नहीं हो सकते। नो ट्रेड साइकिल आर क्वाइट द सेम। द इंटरवल बिटवीन द पीक एंड बिटवीन ट्रफ विच आल्सो कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। जितना जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है, बूम है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हर एक के पास बिजनेस एक्टिविटी सारी अच्छी हो रही है, तो वो चीज क्या कहला रही है, वो चीज कहला रही है बूम, ठीक है। और जब बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गई है, बिल्कुल लो लेवल पे आ गई है, वो कहलाता है ट्रफ। इनके इन बिटवीन जो चीज भी आ रही है, तो वो इन बिटवीन जो चीज भी आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो ट्रेड साइकिल का एक पीरियड इज नॉट कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी थ्रू वेरियस ट्रेड साइकिल
शो अ रफ पैटर्न ओवर टाइम एंड डिस्प्ले अनप्रिडिक्टेबल डेरिवेशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड पैटर्न, कि इसका कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड नहीं होता, इसका सर्टेन टाइम पीरियड नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी किस तरह की है, लोगों के वहाँ बिहेवियर किस तरह के, ट्रेडिशन किस तरह के, जब इन सारी चीज़ों पर आकर वो चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया 3 तरह की स्टेजेस होती हैं ट्रेड साइकिल की, बूम आता है, रिसेशन आता है, रिकवरी आती है और ट्रफ होता है। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम इसका ट्रेड साइकिल देखें इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे इकोनॉमिक के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। एक होता है पोटेंशियल जीडीपी या पोटेंशियल आउटपुट। ये जो आउटपुट है बेसिकली यही क्या होती है, जीडीपी। आउटपुट को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी भी कह रहे होते हैं। जो आउटपुट है आपकी वही बेसिकली आपकी क्या है, जीडीपी होती है या नेशनल इनकम होती है। एक होती है आपकी पोटेंशियल, एक होती है आपकी पोटेंशियल आउटपुट या ग्रोथ। वो हर बंदा बोलता है कि यार कंट्री कैसी होगी, स्मूथ होगी, और वो जब रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे और इकोनॉमी डेवलप होगी और वो अपनी तरक्की की तरफ चलेगी तो वो ग्रोथ ट्रेंड क्या होगा, अपवर्ड होगा, कि वो बिल्कुल। मगर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कोई भी कंट्री, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, उसका कोई ग्रोथ पैटर्न या पोटेंशियल जीडीपी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होगी। जैसे जैसे टाइम पीरियड बनेगा वैसे वैसे रियल जीडीपी उसकी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है, इसके अंदर ये फेजेस आते हैं। लाइक ये इस तरह से पहले डाउन पे आया, फिर आप हुआ बूम, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई तो रिसेशन आ गया, फिर ये जो स्लम्प है इसको ट्रफ कहते हैं या डिप्रेशन बिल्कुल लो लेवल पर आ गई, फिर रिकवरी हुई, दोबारा से इदारे और फैक्ट्रियां प्रोडक्शन करने लगी, दोबारा से वो इंक्रीज होने लगी और ऊपर। तो ये जो सारा पीरियड है और ये जो एक जिगजैग सी साइकिल चल रही है ये कहलाती है हमारी एक्चुअल जीडीपी या रियल जीडीपी। और ये होती है पोटेंशियल ग्रोथ या पोटेंशियल आउटपुट। क्या है, जो हम अज्यूम करते हैं कि वो हमारी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ी होगी, मगर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर हमारी फ्लक्चुएशन आती है और यही फ्लक्चुएशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं बूम। अब बूम क्या है, इज अ पीरियड व्हेन बिजनेस एक्टिविटी एक्सपेंडिंग, प्रोडक्शन इंक्रीज, प्राइसेस एंड वेजेस राइजेस, प्रॉफिट इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होगी एंड द करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट। करंट अकाउंट क्या होता है, जिसके अंदर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जो यानी कि करंट एसेट्स हम इसमें डिस्कस कर लें, इसको आगे अभी ये बात डिस्कस करेंगे। अभी आप ये बात समझ लें कि बूम क्या होता है, जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, प्राइसेस और वेजेस इंक्रीज होते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। और फेजेस कैरेक्टराइज ऑफ हाई आउटपुट, लो एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होगा, हाई बूम के अंदर क्या होगा, हाई आउटपुट होगा, लो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, हाई इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट करंट अकाउंट। अच्छा, ये इन्फ्लेशन हाई है मगर ये हमेशा बुरा नहीं है। इन्फ्लेशन वैसे हम बोलते हैं प्राइस का बढ़ जाना, मगर इन्फ्लेशन समटाइम इकोनॉमी के लिए हेल्दी होता है। लाइक अगर प्राइसेस बढ़े और लोगों की इनकम भी बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन बुरा नहीं है। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली जो प्राइस दे रहा है वो उसकी इनकम है, किसी और का वो एक्सपेंडिचर है, तो वो अगर लोगों की बाइंग पावर के अंदर आ रहा है, वो लोगों की परचेसिंग पावर के अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन नॉट बैड। एक सर्टेन परसेंटेज इन्फ्लेशन की हमेशा इकोनॉमी में रहना जरूरी होता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हेल्दी रहे, इंटरप्रेन्योर के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, तो बूम क्या होता है, बूम के अंदर हाई आउटपुट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट लो होती है, हाई इन्फ्लेशन और डेफिसिट करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट का डेफिसिट उसके अंदर आ रहा होता है। अच्छा, करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट में हम करंट एसेट्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ले रहे होते हैं। लाइक जितने करंट एसेट्स हमने यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट पैसा आ रहा है, और जितने वहां से हम करंट एसेट्स ले रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसके अगेंस्ट हम पैसा दे रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो करंट अकाउंट में आ रहा होता है। अच्छा, रिसेशन, बूम के बाद पीरियड आता है रिसेशन का। रिसेशन क्या है, इट इज अ टेम्परेरी फॉलिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी विच मे और मे नॉट डेवलप इनटू ट्रफ। ये वो टेम्परेरी
एक्टिविटी स्लो हो रही है, मगर इस तरह से नहीं स्लो हो रही जिस तरह से डिप्रेशन में या ट्रफ में होती है। डिप्रेशन या ट्रफ में क्या होता है, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी परमानेंटली खत्म हो जाती है। लाइक अफगानिस्तान है, जैसे अभी वहां जंग हो रही है, या 1930 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए के अंदर, वहां पर बिल्कुल खत्म हो गई थी। ड्यूरिंग रिसेशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाता है, एक्सपोर्ट विल राइज एंड इंपोर्ट फॉल, कॉन्सिक्वेंटली बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव। ये तो रिसेशन आता है, रिसेशन के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाता है, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी बूम से हम अपने पीक से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो बिल्कुल हम वर्स में नहीं है। अभी तो बूम में तो हम अपनी पीक पे थे, अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे थे। अब जब हम उससे कम आ रहे हैं, हम उससे कम आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट हमारा फॉल हो रहा है, प्राइसेस के जो चीजों की प्राइसेस है वो कम हो रही है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है, इंपोर्ट हमारी कम हो रही है, कॉन्सिक्वेंटली बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इंप्रूव हो रहा है, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट आर लो एंड इंटरेस्ट रेट चेंज बाय बैंक आर आल्सो लो। इंटरेस्ट रेट भी हमारे कम हो जाएंगे इसके अंदर, और क्या कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। इन ब्रीफ दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो आउटपुट, इसमें क्या होगी, लो आउटपुट होगी, हाई इन्फ्लेशन होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लो इन्फ्लेशन होगा, और सरप्लस इन करंट अकाउंट होगा। ठीक है, क्या होगा, सरप्लस इन करंट अकाउंट। यहां क्या हो रहा था, यहां पर लो अनएम्प्लॉयमेंट थी, यहां पर क्या है, हाई एम्प्लॉयमेंट है। रिसेशन में क्या होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यहां लो आउटपुट थी, यहां हाई आउटपुट हो रही होगी। रिसेशन में आउटपुट कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाता है, और सरप्लस क्रिएट हो जाता है, यानी कि आपके अकाउंट बाहर के जो पैसे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं आपकी कंट्री के अंदर, और आपके कम जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए कम जा रहे हैं कि लोगों के पास परचेजिंग पावर इतनी नहीं है। तो दो हो गए, बूम के अंदर हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पीक पे होती है, और रिसेशन पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी स्लो डाउन हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, ट्रफ क्या होती है, व्हेन द बिजनेस एक्टिविटी एट द बॉटम, जब बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल आपकी बॉटम पे आ जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। जब बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल लो पे आ जाएंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, या डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर है। रिकवरी क्या है, रिकवरी इन द रिकवरी फेज of the trade cycle, an attempt is made by the government to expand the economy either by monetary means or encouraging bank to increase their lending, and fiscal measure, cutting tax. These phases mark as a rapid rate of economic growth due to the government policies such as easing the credit restriction and encourage expansion of production of reduction and cycle in unemployment. This phase trade cycle, price will rise, total transaction will increase, and national income will increase as well. Recovery may develop into boom. अच्छा, अब जब रिकवरी का क्या है कि रिकवरी के अंदर आप जब बिल्कुल ट्रफ पे होंगे, या आपको कह लें डिप्रेशन बिल्कुल ट्रेड साइकिल के बॉटम लाइन पर होंगे, तो बॉटम लाइन से जब आप उठना शुरू होंगे, बॉटम लाइन से उठना शुरू होंगे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होकर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी जिसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट बनेगी, ब्रिज बनवाएगी, रोड्स बनवाएगी, और वेलफेयर के काम करेगी। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डेफिनेटली लोग ही हायर होंगे, और लोग काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इकोनॉमिक ग्रो करेगी। ठीक है, प्रोडक्शन आपकी क्या होगी, एक्सपेंड होगी, और इसके बाद वो अपने फिस्कल मेजर्स लेगी गवर्नमेंट, और वो बैंक्स को कहेगी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लैंडिंग पे लो करे, ताकि जो लोग जिनके पास स्किल है बट जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग बैंक से लोन लेकर क्या करें, वो लोग बैंक से लोन लेकर बिजनेसेस करें, ताकि लोगों को मजीद इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो, और फिर वो मजीद प्रोडक्शन हो, फिर मजीद उसका अल्टीमेट इफेक्ट हो, और इकोनॉमी ग्रो करे। तो रिकवरी में क्या होता है कि बूम में तो सबसे पीक होता है, फिर रिसेशन में बूम से डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और फिर ट्रफ आ जाता है बिल्कुल जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है, और उसकी फाइनली फिर दोबारा से रिकवरी होती है, और ये ट्रेड साइकिल ऑन एंड ऑन एंड ऑन चलता रहता है। ठीक है जी, तो ट्रेड साइकिल हमें सिंपली बिजनेस या इकोनॉमिक्स की फ्लक्चुएशन को बताता है। क्या बताता है, बिजनेस की या इकोनॉमिक्स की फ्लक्चुएशन को। जिस तरह से डेली लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में फ्लक्चुएशन आती रहती है, कोई भी स्टेट उसका परमानेंट नहीं होता, चाहे वो गम का हो, खुशी का हो, सेहत का हो, हेल्थ हो उसकी, या कोई भी हो, इनकम, एम्प्लॉयमेंट हो, व्हाटएवर, उसमें चेंज आता रहता है। इसी तरह इकोनॉमीज के अंदर भी इसी तरह से होता है। जो डिफरेंट इकोनॉमी है उनके अंदर बूम आता है, रिकवरी आता है, रिसेशन आता है, और ट्रफ होता है, और फिर रिकवरी, फिर बूम, फिर रिसेशन। ये
कीप ऑन साइकिल चलता रहता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, तो इसको थोड़ा सा आप और अपने नोट्स वगैरह में से भी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि व्हाट इज रियल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उधर आपको ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। ठीक है, तो रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी इज मेजर ऑफ country gross domestic product that has been adjusted inflation contracts with normal which measure GDP using current price without adjustment of inflation। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, इसका मतलब यह है कि जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं ना, हमने लास्ट टाइम एक दफा आपको समझाया भी था क्लास में कि देखो जो गवर्नमेंट जीडीपी किस तरह से आती है, जीडीपी इस तरह से आती है कि आप पूरी मुल्क के अंदर जितनी भी चीजें बन रही हैं जिनको मुल्क के नेशनल्स बना रहे हैं उनकी मनी वैल्यू लेते हैं। और मनी वैल्यू कैसे आती है? जब हम प्राइस को मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करते हैं कि आपने प्राइस ले लिए और प्राइस को आपने मल्टीप्लाई किया किससे? प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्वांटिटी से। जब क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाती है? जीडीपी आ जाती है। ठीक है, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करने से आपके पास क्या आ जाती है? जीडीपी। क्लियर है ये बात? तो अब प्राइसेस तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना, गवर्नमेंट पेट्रोल प्राइस बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? जीडीपी का अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट पहले आप 100 लीटर पेट्रोल सपोज कर लो कि 10,000 रुपए में ले रहे थे, आज गवर्नमेंट प्राइस में इंक्रीज करते तो पहले 100 लीटर पेट्रोल 10,000 में ले रहे थे, अब आपको 100 लीटर पेट्रोल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो जब उसको हाई रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोले कि आपका मुल्क तो बहुत ज्यादा अच्छा स्टैब्लिश हो गया है। और क्यों हो गया स्टैब्लिश? क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं कि आपका बहुत ज्यादा जीडीपी इंक्रीज हो रही है। मगर ये जो जीडीपी के अंदर वो आ रहा है, ये जो जीडीपी के अंदर वो आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, चेंज आ रहा है, ये बेसिकली प्राइस की वजह से आ रहा है। ये प्राइस, और प्राइस का बढ़ जाना क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। प्राइस का बढ़ जाना क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। तो ये जो जीडीपी इंक्रीज हो रही है ये तो प्राइस की वजह से हो रही है, तो इसको हम नहीं लेते। जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। और इन्फ्लेशन को किस तरह से एडजस्ट करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर से। और हमने पढ़ा था जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जो रियल प्राइस बेस प्राइस पे लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीडीपी से, तो हमारे पास जीडीपी आ जाती है एट कांस्टेंट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, तो वो एक्चुअल होती है। ठीक है, तो जब हम पोटेंशियल जीडीपी की बात करते हैं, द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इकोनॉमी कैन बी अचीव इट इज प्रोड्यूसिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये बात करता है पोटेंशियल जीडीपी के ऐसी सिचुएशन की जब इकोनॉमी में क्या हो? फुल एम्प्लॉयमेंट हो। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बट फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जो लोग भी इकोनॉमी में काम करना चाहते हैं दे एबल टू वर्क, उन सबको जॉब मिल रही है। जो काम नहीं करना चाहते उनकी तो हम बात नहीं कर रहे, मगर जो लोग इकोनॉमी में काम करना चाहते हैं उनको जॉब अवेलेबल है, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हेन एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एट पोटेंशियल आउटपुट इट एक्सपीरियंस ओनली द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नो मोर और नो लेस। बस जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो होगा। नेचुरल मतलब कुछ लोग हो गए इकोनॉमी में जो खुद से काम नहीं करते। जब वो खुद से काम नहीं करना चाहते तो उनको कोई इन्फोर्स भी नहीं कर सकता कि वो इवन के दे हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क समवेयर बट दे आर विलिंगली अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको हम नहीं आते, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या कहलाएगा? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो अनएम्प्लॉयमेंट का वो रेट है जो लोग वॉलंटरली खुद से अनएम्प्लॉयड है, उनको हम फुल एम्प्लॉयमेंट में या इकोनॉमी बहुत बैड है उसमें कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो बस आपको, अच्छा अब ये जो है ना, ये रियल आउटपुट जो है ये रियल जीडीपी को बता रही है। ठीक है, और ये जो एक होती है फुल एम्प्लॉयमेंट पे अज्यूम करते हैं कि सारे रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर जो है ना वो फुल्ली एम्प्लॉयड है। अगर सारे रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे तो वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज करेंगे। जब वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज करेंगे तो उनका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा होगा, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता, वो पोटेंशियल है। बट
एक्चुअली क्या होता है, उसमें वेरिएशन आता है। तो एक्चुअल वो होता है जो कि प्राइस की एडजस्टमेंट के बाद होता है। एक्चुअल क्या होता है, प्राइस की एडजस्टमेंट के बाद होता है। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ये होता है कि जो आप फुल एम्प्लॉयमेंट में कर रहे हैं, जो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रेयरली होता है, होता नहीं है। ठीक है, तो अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम ट्रेड साइकिल का और पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी का। ठीक है, जो पोटेंशियल जीडीपी होती है वो कब होती है, जब आपके तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कर कर एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। और रियल जीडीपी होती है कि हमेशा ऐसा नहीं होता इकोनॉमिक में सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हों, बहुत सारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड होते हैं, लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, उसकी डिफरेंट वजह होती हैं। तो जब हम एक्चुअल रियल में होता है तो रियल को हम पोटेंशियल से कंपेयर करके उनकी वेरिएशंस को देखते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को समझना ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बेसिकली, कि अगर हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है, देयर इज ऑलवेज someone without a job who is searching for a one, so there is always some unemployment। तो यहाँ पर भी वही एक रियल लाइफ की बात बता रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तमाम लोग जो कंट्री के अंदर हैं सारे के सारे एम्प्लॉयड हों। ठीक है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि हमेशा कुछ लोग इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड रहते हैं। द की रीज़न इज दैट द इकोनॉमी इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म दैट इज ऑलवेज चेंजिंग इट्स एक्सपीरियंसेस। तो इकोनॉमी का भी बूम आता है, अभी हमने बिजनेस साइकिल में पढ़ा, जब बूम आएगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, जब फिर रिसेशन होगा, स्लो डाउन होगी, ट्रफ के अंदर बिल्कुल कम हो जाएगी और फिर रिकवरी के अंदर उठेगी। तो ये जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है, इनकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक के अंदर, इकोनॉमी के अंदर भी चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, तो लोग डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं तो उनको हम इकोनॉमिक्स में कैरेक्टराइज कर लेते हैं, जिसको हम फ्रिक्शनल कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजिंग कहते हैं और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और भी होती है, नेचुरल भी होती है, वॉलंटरी, बट मेजर यही है जो आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर मिलती हैं। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको यही अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही होती है। ठीक है, तो अब हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज एन unended flow of people into and out of the labor force। जो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा, जैसे हमारी बर्थ रेट जैसे है उस लिहाज से लोग पैदा हो रहे हैं कंट्री के अंदर, और फिर वो एक टाइम पे ग्रो हो रहे हैं और फिर वो एम्प्लॉयमेंट शुरू करते हैं डिफरेंट एजेस के अंदर, और बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं काम करते करते, और वो हमारी वर्क फोर्स कहलाती है उससे निकल जाते हैं। तो बहुत सारे नए लोग आते रहते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। ठीक है, एज द पीपल मूव थ्रू दीज स्टेजेज ऑफ लाइफ, अपनी जो लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस हैं उनसे गुजर कर कुछ लोग रिटायर हो रहे होते हैं और कुछ लोग इंटर हो रहे होते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग इन स्कूल टू फाइंडिंग अ जॉब टू वर्किंग परहैप्स टू बिकम एन अनहैप्पी विद अ जॉब एंड लुकिंग फॉर अ न्यू वन। बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल से पास आउट होकर, डिफरेंट जगह से पास आउट होकर, वो क्या करते हैं, इकोनॉमी में जॉब करना स्टार्ट करते हैं, और वो अनहैप्पी होते हैं, वो दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं अगर वहां पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, उनको उस लिहाज से जो वो एक्सपेक्ट करते थे सैलरी और डिफरेंट बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। एंड फाइनली रिटायरमेंट फ्रॉम फुल टाइम वर्क। और अगर वो ऐसे भी नहीं छोड़ते तो उनको अल्टीमेटली, जब वो फुल टाइम वर्क से एक एज आ जाती है, पाकिस्तान में 60 ईयर्स है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनको अपनी जॉब लीव करना पड़ती है ना, तो वो रिटायरमेंट फॉर फुल टाइम वर्क, तो वो भी वर्क फोर्स से हमारे निकल जाते हैं। देयर इज ऑल्सो एन अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ जॉब क्रिएशन एंड जॉब डिस्ट्रक्शन एज अ न्यू फॉर्म आर born from expand and contract and some from fail and go out for the business। तो जिस तरह से इंसान है उसकी फ्लक्चुएशन आती है, इसी तरह जो फॉर्म्स हैं, कुछ लोग बिजनेस में सक्सेसफुल होती हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होती वो क्लोज करके चली जाती हैं। जब फॉर्म क्लोज होती है तो डेफिनेटली लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जब लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो फिर वो एबल टू, उनको वर्क नहीं होता उस पर्टिकुलर स्टेज में और उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। तो the flow into or out of the labor force and process of the job creation and job destruction create the need of people to searching for job
फॉर बिजनेसेस टू सर्च फॉर द वर्क। जो बिजनेस के आने से और जाने से, बिजनेस के सक्सेसफुल होने से और बिजनेस के फेल होने की वजह से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वो ड्यू टू एज हो सकती है कि वो एक सर्टेन एज के बाद जा रहे हैं और कुछ लोग सर्टेन एज के बाद जॉब करने आ रहे हैं। तो ड्यू टू जो एज चेंजिंग है और जो फर्म के इकोनॉमी के चेंजिंग की वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और ख़त्म होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, बिजनेस आगे इसको डिस्कस करते हैं। बिजनेस डू नॉट यूजुअली हायर द फर्स्ट पर्सन हु अप्लाइड फॉर द जॉब एंड अनएम्प्लॉयड पीपल डोंट यूजुअली टेक द फर्स्ट जॉब दैट कम देयर वे। ऐसा नहीं होता कि जो भी बोले, जो पहला बंदा आएगा हम उसको रख लेंगे और वही जो छोड़ के जाएगा होगा, ऐसा नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ बोथ फर्म एंड वर्कर स्पेंड टाइम सर्चिंग फॉर व्हाट दे बिलीव विल बी द बेस्ट अवेलेबल मैच। तो हर बंदा ऐसा नहीं है कि एक ने कोई जॉब छोड़ी और उसने बोला कि भाई जो मेरी फील्ड की पहली फैक्ट्री होगी मैं उसी में काम कर लूंगा, या फर्म वाले बोलेंगे जो पहला बंदा इंटर होगा सुबह गेट से उसको जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप प्रोसेस में जाते हैं हायरिंग के, तो इंटरव्यूज होते हैं, फिर एम्प्लॉयर भी देखता है कि आप उसके लिए सूटेबल हैं या नहीं है, आप में वो कैपेबिलिटी और वो स्किल्स मौजूद हैं जो उनको रिक्वायर्ड है। और इसी तरह एम्प्लॉय भी देखता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेरे जो मैं डिजायर ऑर्गेनाइजेशन कह लेंगे, जहां पर मैं जो चाहता हूं सैलरी और एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग वो है या नहीं है। तो दोनों इस वजह से इट टेक्स टाइम, फर्म्स भी टाइम लेती हैं, इंटरव्यूज करते हैं, जो एम्प्लॉय होता है वो भी डिफरेंट जाके दे रहा होता है। तो इस टाइम में जो ड्यूरेशन ऑफ सर्चिंग है, इसके अंदर वो लोग अनएम्प्लॉय कहलाते हैं और इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बाय दिस प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द पीपल कैन मैच देयर ओन स्किल्स एंड इंटरेस्ट विद द अवेलेबल जॉब एंड फाइंड अ सेटिस्फाइड जॉब एंड गुड इनकम। द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज फ्रॉम द नॉर्मल लेबर टर्नओवर we have just described for the people entering and leaving the labor force and from the ongoing creation and destruction of the job is called fractional। ये जो एक ongoing process है जिसके अंदर हमेशा ऐसा होगा कि कुछ लोग जॉब छोड़ के जा रहे होंगे डिफरेंट इंडस्ट्री से, बैंकिंग से, कॉर्पोरेट से, एग्रीकल्चर से और डिफरेंट जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, सो मेनी इंडस्ट्रियां हैं, उनसे जो लोग नॉर्मली एक आफ्टर सम टाइम अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ के जा रहे हैं और फर्म भी नए प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, लोगों को हायर कर रही है, तो जॉब खत्म होना और जॉब शुरू होना ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। और फिर लोगों को अपने सूटेबल जॉब नहीं मिलती है, तो जब सूटेबल जॉब नहीं मिलती है लोगों को, तो लोग क्या करते हैं? जब सूटेबल जॉब नहीं मिलती है तो लोग उसको सर्च करने में भी टाइम लगाते हैं और एम्प्लॉइज को सर्च करने में कंपनियां टाइम लगाती हैं। तो इस टाइम में इस टाइम के अंदर क्या होता है? इस टाइम के अंदर आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट परमानेंट एंड हेल्थी फेनोमेना इन अ डायनेमिक ग्रोइंग इकोनॉमी। और ये कोई बुरी चीज नहीं है, लोग अच्छे बेटर की तलाश में जॉब छोड़ते हैं, सर्च करते हैं और कंपनीज, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर भी उसको हायरिंग प्रोसेस गोइंग ऑन होता है। तो उस ड्यूरेशन के ये जो लोग जॉब स्विच करते हैं और या फर्म्स बंद होने की वजह से एम्प्लॉयड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एंड द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज व्हेन द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, international competition, change skills needed to perform a job and change in the location of the job is called structural employment। क्या होता है? या तो कंपनियां जैसे पाकिस्तान से बहुत सारी फर्म्स बंद करके चाइना और डिफरेंट जगह चली गई, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से या गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो लोग फर्म्स चली गई, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, जब बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों गई? क्योंकि फर्म्स ही चली गई। या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। अब वो जो पुराने लोग थे, जो लोग मैनुअली काम करते थे, वो अब उनको उस काम की समझ भी नहीं है, ना उनको मशीनें ऑपरेट करना आती है, तो वो तमाम लोग भी क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। जब ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या जो फर्म्स बंद होकर बाहर चली जाती हैं, लोकेट हो जाती हैं, डिफरेंट जगहों पर रीलोकेट हो जाती हैं, तो उनकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यूज लास्ट लॉन्गर देन फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल तो एक बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, लोग जॉब सर्च कर रहे होते हैं, मे बी मंथ्स के ऊपर डिपेंड करता है। मगर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फर्म्स बंद होकर चली गई तो इतनी आसानी से अब वापस नहीं आएंगी। अब जब इन्वेस्टर अपना पैसा ले गया, उसने जाकर, अगर उसको पाकिस्तान में नहीं लगा, उसने दुबई में, कहीं मलेशिया में
अपनी फैक्ट्री लगा ली तो वो वापस नहीं आएगा, चाहे आपके कंट्री के हालात अच्छे भी हो जाएं, बहुत ही ज्यादा लॉयल होगा तो आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ये लॉन्गर देन फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसके अंदर बिकॉज ऑफ वर्कर मस्ट रिटेन एंड पॉसिबल टू रीएलोकेट टू फाइंड अ जॉब। इसके अंदर क्या होता है, वर्कर्स दोबारा जॉब ढूंढते। व्हेन अ स्टील प्लांट इज ऑटोमेटेड सम जॉब्स इन द सिटीज डिसअपीयर। वो बोल रहा है कि अगर कोई स्टील प्लांट है, लाइक स्टील मिल है, पहले वहां पर मैनुअल काम होता था, अब वो क्या हो गई, अब वहां पर ऑटोमेशन आ गई, हर चीज में रोबोट्स पे चली गई है, कंप्यूटर पे चली गई है, तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, ये कहलाएगी हमारी स्ट्रक्चरल। मीनवाइल न्यू जॉब्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, रिटेल क्लर्क एंड लाइफ इंश्योरेंस सेल्स पर्सन आर क्रिएटेड। The unemployed former steel worker remain unemployed for the several months until they move, retain and get new job। तो ये कि जब ऑटोमेशन होगी तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, नई जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी, लोगों को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होंगे, क्लर्क चाहिए होंगे, मशीन ऑपरेटर चाहिए होंगे, मगर वो लोग जो स्किल्ड होंगे, जिनको नॉलेज होगी, बट वो लोग जो मैनुअल काम कर रहे थे वो इस पीरियड के अंदर क्या हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो इस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल, जो ड्यू टू फैक्ट्रीज की रीलोकेशंस की वजह से हो जाए या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से हो जाए। साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर लेबर फोर्स आर रिड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस साइकिल और फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी, सच एज रिसेशन पीरियड, इकोनॉमिक डिक्लाइन, व्हेन द economy is at peak or has continuous growth, the rate of cycle unemployment is low because during the period of production, sales and income increase, therefore more people are needed to meet their demand. In the other hand, during the recession, that are the rate of cycle or involuntarily unemployment is high due to the decline in the consumer demand of goods and services. In other words, there is a decrease in production, therefore fewer workers are needed, resulting the job layoff. The number of unemployed worker exceeds the number of job we can see in a लोकल मार्केट या मार्केट। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जब बूम होगा, तो बूम क्या बोलते हैं हम, बूम है, तो बूम में क्या होता है कि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही होती है। सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों मिल रही है कि बूम के अंदर क्या होगा कि प्रोडक्शन ज्यादा होगी, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो जॉब्स भी ज्यादा क्रिएट होंगी, क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर जो चौकीदार है उसको जॉब मिलेगी, जो सराउंडिंग में दुकानें खुलेंगी उनको जॉब मिलेगी, जो सफाई करने वाला है उनको जॉब मिलेगी। तो जब फैक्ट्रियां चलेंगी बूम के अंदर तो जॉब क्रिएशंस बढ़ जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट का रेट हाई हो जाएगा। बट इसी तरह जब रिसेशन में जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो फिर उससे क्या होगा, डेफिनेटली वो जो लोग काम कर रहे थे, वो झाड़ू देने वाला, वो मैनेजर, वो सुपरवाइजर, वो क्लर्क, वो फार्मर, वो ठेले वाला, वो सामान उठाने वाला, उन सबको क्या होगा, उन सबको जॉब्स कम मिलेंगी। जब उन सबको जॉब्स कम मिलेंगी तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, अल्टीमेटली लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, और जो बिकॉज ऑफ स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जो आएगी अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और लोगों की जॉब्स जा रही हैं बिकॉज इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है, और ये डेफिनेट होता है कि आफ्टर सम टाइम इकोनॉमी में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस आते हैं। सही है जी। तो हमने क्या, तीन तरह की हमने एम्प्लॉयमेंट डिस्कस की। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट हमने क्या करा, एक होता है फ्रिक्शनल, एक होता है फ्रिक्शनल के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और तीसरी टाइप की हमने अनएम्प्लॉयमेंट क्या डिस्कस की थी। तो इनको हम डिस्कस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट को हम आगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी जितनी भी चैप्टर डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट वाले लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा हमें टाइम देना है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी आपकी टॉपिक हैं उनके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा जी, तो हमने क्या, अगर हम सम अप करें
तो हमने ट्रेड साइकिल डिस्कस किया। ट्रेड साइकिल क्या होता है भाई? ट्रेड साइकिल एक बिजनेस फ्लक्चुएशन होती है जो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आती हैं, और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होती हैं जो आती हैं, वो इसलिए आती हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कि कोई बहुत छोटा फेनोमेना नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर अप्स डाउन आते हैं, ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। तो उसमें 4 स्टेजेस हमने डिस्कस की। 4 स्टेजेस क्या हमने डिस्कस की? 4 स्टेजेस हमने ये डिस्कस की कि एक बूम का फेज होता है, एक रिकवरी का फेज होता है, एक रिसेशन होता है, एक ट्रफ होता है, या उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हमने पोटेंशियल जीडीपी डिस्कस किया और रियल जीडीपी डिस्कस किया कि व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। और फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया। अनएम्प्लॉयमेंट में हमने 3 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी। एक तो होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल क्या होती है? जो जब लोग अपनी सूटेबल जो जॉब, उनकी डिज़ायर जॉब होती है, वो उनको नहीं मिल रही होती, तो वो सर्चिंग में जो टाइम वेस्ट होता है, वो ड्यूरेशन जिसमें वो न्यू जॉब सर्च कर रहे होते हैं या फर्म नए लोगों को हायर कर रहे होते हैं, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वो ये होती है कि लोग टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव हो जाने की वजह से या फैक्ट्री की जो नई मार्केट है, जैसे अब चाइना दुनिया के अंदर आया और उसने बहुत सारी चीज़ों की सारी कंपनियों ने चाइना में जाके अपने प्लांट लगा लिए, फैक्ट्रीज लगा ली, तो जिन कंट्रियों से वो प्लांट गए हैं वहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो जाती है। ठीक है, लास्ट वन हमने डिस्कस किया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वो ये होती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वो ये होती है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक में रिसेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फर्म्स क्लोज हो जाती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो रही होती है, गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन कम हो रही होती है। तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है? उसका अल्टीमेट इफेक्ट यही होता है कि उसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्रीगेट डिमांड को हम एडी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, हमने फर्स्ट अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड को डिस्कस किया। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड सिंपली क्या होती है कि एक आदमी किसी पर्टिकुलर प्राइस पे जो चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज एबिलिटी टू बाय होता है, उसकी इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। ठीक है, जब हम एग्रीगेट की डिमांड की बात करते हैं तो मुल्क में, यानी कि अगर मैं अपने घर की बात करूं कि मेरे घर में कितना आटा आता है, कितनी चीनी आती है, कितना ऑयल आता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी में कंज्यूम करता हूं, तो वो मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। बट अगर मैं पूरे मुल्क में रहने वालों की, पूरे मुल्क में जो लोग रह रहे हैं उनकी मैं डिमांड को, कि वो पूरा कंट्री में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, कितना आटा कंज्यूम होता है, कितनी चीनी कंज्यूम होती है, कितना पेट्रोल कंज्यूम होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सबको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। एग्रीगेट मतलब सिंपली टोटल होता है। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल डिमांड। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? द क्वांटिटी ऑफ रियल जीडीपी। अब जीडीपी क्या है भाई? इसको आप समझ लीजिए, जीडीपी क्या है? जीडीपी बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, वही तो जीडीपी है। वही अल्टीमेटली सारे हाउस होल्ड लेंगे, उसको गवर्नमेंट फर्म अपनी अपने रिलेटेड चीजें खरीदेगी, तो वही आपकी क्या है? जीडीपी है। जीडीपी क्या है? जो पूरी की पूरी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में क्या हो रही हैं, जो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? द क्वांटिटी ऑफ रियल जीडीपी डिमांडेड वाई। अच्छा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। इज द सम ऑफ रियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो, 4 उसके कंपोनेंट है जो हमने आगे भी पढ़े हैं कि C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। ठीक है, तो C क्या होती है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो है जो लोग किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको नहीं करते बल्कि डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। जब लोग किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको नहीं इस्तेमाल करते बल्कि डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो तमाम चीजें लाइक ब्रेड हो गई, क्लोथ हो गए, जो फर्दर किसी प्रोसेस में नहीं जा रहे, लोग अल्टीमेटली उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट फर्म्स के एक्सपेंडिचर होते हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म्स के एक्सपेंडिचर होते हैं जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पे खर्च करती हैं। और फर्म्स क्या करती हैं? जितनी भी फर्म्स
हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्च करती हैं, इसलिए पैसा खर्च करती हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सके और उनसे मजीद चीजें प्रोड्यूस कर सकें। लाइक वो मटेरियल भी लेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी खर्च करेंगे, वो लेबर की सैलरीज पे भी खर्च करेंगे, वो तमाम चीजें। तो वो तमाम परचेजिंग जो फर्म्स करती है कैपिटल गुड्स पे, और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो किसी चीज को फर्दर बनाने में काम आती हैं। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं जो हाउस होल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है जो फर्म्स करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, देखें गवर्नमेंट कितने सारे लोगों को सैलरियां देनी होती हैं और गवर्नमेंट भी उन हॉस्पिटल्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब के अंदर जो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं वो डिफरेंट लोगों को सैलरीज पे कर रही हैं, उन पे खर्चा कर रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रही हैं। जो गवर्नमेंट परचेजिंग करती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या है जो फॉरेनर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं हमारी कंट्री की, तो वो हमें पैसे देते हैं तो हमारे पास आते हैं, तो वो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। और इंपोर्ट्स क्या है जो हम फॉरेनर्स की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो चीजें खरीद रहे हैं उसकी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एम। एम मतलब एक्सपोर्ट, एक्स मतलब इंपोर्ट, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एन। एग्रीगेट डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम एंड इनवर्सली रिलेटेड विद जनरल प्राइस। ये याद रखना, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली लोग कम खरीदेंगे, जो लॉ ऑफ डिमांड है सिंपली। अगर चीजों के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो लोग कम खरीदेंगे, और अगर चीजों के प्राइसेस कम होंगे तो लोग एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। और इसी तरह इनकम से डायरेक्ट रिलेटेड है, अगर लोगों की इनकम, डिस्पोजेबल नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम पर हेड इंक्रीज होगी, तो लोगों का एग्रीगेट डिमांड भी ओवरऑल इंक्रीज होगा। तो इनकम से डायरेक्ट है और प्राइस लेवल से इनडायरेक्ट है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हमारी। तो कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास कंपोनेंट क्या है, वही है हमारे पास C प्लस आई, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये है हमारे कंपोनेंट C प्लस आई प्लस जी, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, x माइनस एम, ठीक है। तो C क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड ऑफ एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं वो चीजें क्या कहलाती हैं हमारी, उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, वो C कहलाता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑन डिमांड हो, जो प्राइवेट फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं या खर्चा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, कैपिटल गुड्स पे, उसको हम आई कहते हैं। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, ये डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और गवर्नमेंट लेती है, उसको हम जी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि जितनी भी चीजें बना रहे हैं उसमें तो इंटरमीडिएट कंजप्शन आती है, जो रॉ मटेरियल फॉर्म में चीजें खरीद के आगे बनाती है गवर्नमेंट। बहुत सारे सेक्टर हैं उसके और बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल काम करते हैं, उसके अंदर जो चीजें जा रही हैं वो इंटरमीडिएट गुड है। और फिर कंपनसेशन एम्प्लॉय और गवर्नमेंट सेक्टर, जितने लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको जो गवर्नमेंट सैलरियां पे करती है वो भी हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इंपोर्ट बाय गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर को भी बाहर से हमें टैंक खरीदने होते हैं, जहाज खरीदने होते हैं, असला खरीदना होता है, फूड आइटम खरीदना होता है, मेडिसिन खरीदते हैं गवर्नमेंट, तो वो सारे खर्चे भी आपके किस में कहलाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। और फिर नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या है, एक्स माइनस एम हमारा नेट एक्सपोर्ट है, और नेट एक्सपोर्ट हमें बताता है कि जितना हमने बाहर दुनिया से खरीदा वो और जितना हमने उनको बेचा उसका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारी नेट एक्सपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारी एडी बराबर जो हम कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अगर हम 4 सेक्टर, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी, सिर्फ C प्लस आई के, क्योंकि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट होगी, एक तरफ कंज्यूमर होगा और एक तरफ कौन होगा, फर्म्स होगी। अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी होगी, अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी होगी तो हम C प्लस आई प्लस जी कर लेंगे, और अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी होगी तो फिर हमारे चारों कंपोनेंट आ जाएंगे। ये 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे चारों कंपोनेंट आ जाएंगे, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहां पर भी वो यही बात कह रहा है कि 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड को क्या लिखते हैं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम,
क्योंकि ये फॉरेन सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, और ये कंज्यूमर है, और कौन है, फर्म्स और कंज्यूमर है। इट शुड बी रिमेंबर दैट द एग्रीगेट डिमांड नॉट जीरो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये बात थोड़ी सी आप याद रखें, आगे चल के आपको काम आएगी कि इवन के नेशनल इनकम अगर जीरो भी होगी तो डिमांड फिर भी होगी। तो हमने वो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लोगों के पास पैसे नहीं भी होते तब भी वो खर्च कर रहे होते हैं, अगर लोगों के पास पैसे नहीं होते तब भी वो खर्च करते हैं, ताकि वो चाहे वो बोरोइंग करें, क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स को उनको पूरा करना होता है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का हम ग्राफ देख लें। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, प्राइस जीडीपी डिफ्लेटर पे हम प्राइसेस बता दिए, ये मिलियंस के अंदर है कि 90, 100, 110, 120, 130। जैसे जैसे प्राइसेस ओवरऑल गुड्स की बढ़ रही है, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेगी वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब भी दो चीजों के दरमियान ग्राफ होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो दो चीजें इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, आगे कि एग्रीगेट डिमांड की जो शिफ्टिंग होती है उसके कॉज क्या होते हैं जब डिक्रीज या इंक्रीज डिमांड होती है। देखो, अगर एक्सपेक्टेड इनकम, इन्फ्लेशन और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अगर हमारी इनकम, तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व हमारा इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिस्कल पॉलिसी डिक्री, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो डेफिनेटली ये समझ लो कि लोगों की इनकम कम हो गई। जो गवर्नमेंट पे करती है वो अल्टीमेटली लोगों की इनकम बनती है, अगर गवर्नमेंट वो कम कर देगी तो डिमांड कर्व अंदर को आ जाएगा। मॉनेटरी डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, लोगों को कर्जा महंगे इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो लोग कर्जा नहीं लेंगे, तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होंगी, लोगों की इनकम डिक्रीज हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एग्रीगेट डिमांड इधर को शिफ्ट किस तरह से हो जाता है, उसकी रीजन क्या होती है कि अगर हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो आउटवर्ड शिफ्ट होने के रीजन क्या है कि आउटवर्ड वो क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इंक्रीज हो जाए, इन्फ्लेशन और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। जब इनकम बढ़ जाएगी लोग ज्यादा गुड्स डिमांड करेंगे, इकोनॉमी में भी ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग ऑफ द एग्रीगेट डिमांड को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। हमें ये याद रखना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, C + I + G X - M, यानी कि नेट एक्सपोर्ट फोर सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, ये हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया। एक चीज और है कि इफेक्टिव डिमांड क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड के क्वेश्चंस भी आते हैं। इफेक्टिव डिमांड सिंपली क्या होती है, जहां कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड। तो ये इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट कीन्स ने भी दिया। कीन्स की एक थ्योरी थी, कीन्स एनालिसिस द जनरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द बेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट टोटल डिमांड इन इकोनॉमी। सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ कीन्स। इनिशियली दो सेक्टर उसने गवर्नमेंट को अलग कर दिया था, लेफ्ट साइड गवर्नमेंट को भी इंक्लूड नहीं कर रहा उसने, और जो हमारा फॉरेन सेक्टर है उसको भी उसने इंक्लूड नहीं करा। ही इज इग्नोर द फॉरेन सेक्टर, यानी कि सिर्फ अगर हम दो सेक्टर की बात करें, दो सेक्टर इकोनॉमी में कौन होते हैं हमारे पास, एक कंज्यूमर होता है और एक कौन होता है, फर्म्स होती हैं। अगर हम कंज्यूमर को और फर्म्स को हटा दें तो हमारे पास सिर्फ C प्लस क्या बचेगा, I। C फॉर कंजप्शन और I फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन ये टू सेक्टर इकोनॉमी में होगा। अगर दो सेक्टर इकोनॉमी होगी तो दो ही प्लेयर होंगे। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास क्या होगा, टू प्लेयर्स होंगे। टू प्लेयर्स में कौन होगा, हाउस होल्ड होगा एक, और एक कौन होगा, फर्म्स होंगी। हाउस होल्ड खर्च करेंगे कंज्यूमर गुड्स पे और फर्म उनको प्रोड्यूस करेंगे, और अल्टीमेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक्सचेंज होगा। तो यहां पर क्या कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस वी शैल इनकॉर्पोरेट, इसको हम लेटर करेंगे, इन क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी कहलाती ही क्या है, क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या है कि जब आप सिर्फ दो सेक्टर की बात करें, वन इज ट्रेडिंग विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और जिसके अंदर कोई भी बाहर की कंट्री से कोई भी ट्रेड नहीं हो रही, ना गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन है। टू कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंजप्शन, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में यही होता है कि C + I।
अगर सिर्फ दो ही इकोनॉमी में हो सी प्लस आए तो इफेक्टिव डिमांड रेफर टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एंड डिफरेंट प्राइजेस. इट शो द अमाउंट ऑफ गुड दैट कंज्यूमर आर एक्चुअली बाइंग सपोर्टेड बाय एबिलिटी टू पे. वो क्या बोल रहा है कि भाई इफेक्टिव डिमांड क्या बताता है कि विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे अगर कंज्यूमर में है और वो सर्टेन गुड्स को खरीद रहा है तो उसको हमारे को इफेक्टिव डिमांड बताता है. इन कीन्जियंस मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इफेक्टिव डिमांड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये इंपॉर्टेंट है. कीन्जियन की थ्योरी में क्या है, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है और वो इफेक्टिव डिमांड कहलाती है. इसमें भी इनसफिशिएंट टू द फुल एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट एज अ वर्क विदाउट इनकम प्रोड्यूस अनसोल्ड गुड्स. अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो डेफिनेटली इनएफिशिएंसी ऑफ मार्केट होगी और वो उतनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है. अच्छा, तो सिंपल सी बात हमने क्या डिस्कस की, सिंपल सी बात हमने ये डिस्कस की कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए. वो पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए उसको हम कीन्स ने उसको इस तरह से बताया कि ये जनरल इक्विलिब्रियम है. अच्छा, अब हम आगे चल के बात डिस्कस करेंगे कि जो 45 डिग्री कर्व ये होता है ना, ये बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई होती है. ये क्या होती है, एएस क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई हमारा ये बराबर होता है. ये क्यों होता है इसको अभी हम पहले आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम क्या बात करें, जो 45 डिग्री लाइन होती है, जो 45 डिग्री लाइन होती है वो हमें क्या बता रही होती है कि इस लाइन पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लेते हैं, यहाँ रियल नेशनल इनकम लेते हैं और ये बिल्कुल दोनों को 45, यहां से ये 45 डिग्री की लाइन होती है जो दो चीजों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ये बात हमने क्लास में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की थी कि 45 डिग्री लाइन हमें क्या बताती है कि पूरी इनकम या तो कंज्यूम हो रही है या सेव हो रही है. तो ये जो है इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इस पे क्या है, सी प्लस आई प्लस जी. ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है और ये क्या है, सी प्लस आई प्लस जी. इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल नहीं है, इधर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल है. तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी इफेक्टिव डिमांड कहलाती है. इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. वैसे एग्रीगेट डिमांड इस तरह से भी होती है हमारी कि एक एग्रीगेट डिमांड का कर्व डाउनवर्ड होता है, ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व अपवर्ड होता है. ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है और लेट मी राइट, ये कर्व किसको बता रहा है, हमारा एग्रीगेट डिमांड को. ठीक है, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, इधर हम क्या लेते हैं, इस तरह से भी ये हमारा इफेक्टिव डिमांड कहलाता है जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज कहलाती है हमारी इफेक्टिव डिमांड. इफेक्टिव डिमांड इस कर्व को भी हम आगे चल के बेहतरी समझ लेंगे क्योंकि अभी ये इतना ज्यादा तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा. आगे जब हम सप्लाई को समझेंगे तो ये तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो कीन्स ने दिया था कि भाई इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जहां पर सिंपली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपकी इक्वल हो जाए. ठीक है, द मेन फैक्टर इफेक्टिव डिमांड को क्या क्या, प्राइस. डेफिनेटली अगर प्राइस चेंज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी चेंज होगी. ठीक है, इनकम, राइज इन इनकम विल टेंड टू कॉज राइज इन डिमांड. अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम पे भी और एग्रीगेट डिमांड पे भी असर पड़ेगा. अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, consumer and firm are able to borrow and they have effective demand buy or invest a credit constant, the effective demand is limited by the lack of access of credit. अगर
इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ेगा तो डेफिनेटली इफेक्टिव डिमांड में भी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि क्रेडिट बढ़ेगा तो लोग बैंकों से पैसा लेंगे सस्ते इंटरेस्ट रेट पे और उससे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करके फिर वो फैक्ट्रियां लगाएंगे, वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, फिर लोगों को जब सैलरी मिलेगी तो लोग उस सैलरी से अल्टीमेटली अपनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, चीनी खरीदेंगे, फूड आइटम खरीदेंगे, तो वो एग्रीगेट डिमांड इवेंचुअली उसमें इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी ये थ्योरी कब दी थी, ये इफेक्टिव डिमांड की थ्योरी दी थी जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसको जर्नल थ्योरी दी थी डेविड रिकार्डो, और इन लोगों ने भी कहा था सेल्स लॉ के सप्लाई क्रिएट इज ओन डिमांड। उन्होंने ये कहा था कि जो इकोनॉमी में सप्लाई होती है ना गुड्स एंड सर्विस की, वो क्रिएट्स ओन डिमांड करती है। वो किस तरह से ओन डिमांड क्रिएट करती है, वो बोलती है कि भाई जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है ना वो लोगों ने तो बनाई है, और वो लोग कौन है, वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन है, वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाले हैं जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूस किए। जब उन्होंने प्रोड्यूस किए जब भी तो डिमांड सप्लाई क्रिएट हुई है, जब सप्लाई क्रिएट हुई है तो वो डिमांड खुद से क्रिएट हो जाएगी। वो किस तरह से क्रिएट हो जाएगी कि लोगों के पास पैसा जाएगा, लोग उन चीजों को खरीदेंगे। ठीक है, ये डेविड रिकार्डो और ये इन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सिंपली दिए थे, मगर लुकिंग फॉर द ग्रेट डिप्रेशन कीन्स आर्ग्यूड दैट इफेक्टिव डिमांड कुड बी लेस देन नेसेसरी टू अचीव इक्विलिब्रियम। सिर्फ एग्रीगेट डिमांड इनफ नहीं होगी इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। इफ डिमांड फॉल इट कैन क्रिएट द नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट, कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज इन कीन्स थ्योरी द लेवल ऑफ इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड डिटर्मिनेशन इनकम ऑफ। उन्होंने फिर कीन्स ने ये कहा था कि अगर हम ग्रेट डिप्रेशन, जिसके अंदर कीन्स को बहुत ज्यादा उनके स्कूल ऑफ थॉट और उनकी थिंकिंग को प्रमोट किया गया था, उन्होंने बोला था ये खुद से नहीं होगा, जब लोगों के पास है ही नहीं, ग्रेट डिप्रेशन आया था लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो ये खुद से एडजस्ट नहीं होगा। तो उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कहा उन्होंने कि इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन द नेशनल इनकम। वो डिटरमाइन करेगी द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड विल बी वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सिर्फ इफेक्टिव डिमांड वो पॉइंट कहलाएगा जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इंशाल्लाह इसको डिस्कस किया, अपने कंटिन्यू लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसको और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।